हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज्जिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। हमने अपनी पिछली क्लास में फ़िज़िक्स की पहली क्लास जो की थी उसमें हमने प्रकाश चैप्टर यानी कि लाइट के बारे में स्टार्टिंग की थी। वहाँ पर हमने छाया के बारे में पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इमेज यानी कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इमेज क्या होता है, छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर था, ये मैं आपको उस क्लास में बता चुकी हूँ। वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। जब किसी वस्तु से टकराकर लौटती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब यानी कि इमेज प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाली जो यानी कि अब मैं यहाँ पर आपकी पुरानी जो आपको जानकारी है वो क्या है कि पारदर्शी, पारभासी एंड अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में। तो वस्तु टकराकर किससे लौटेगी, तो वस्तु टकराकर लौटेगी अपारदर्शी से। यानी कि यहाँ पर भी अगर टकराकर लौटने वाली बात की जा रही है तो वस्तु कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए अपारदर्शी होनी चाहिए। ठीक है, टकरा करके लौट जाएगी, किसी एक बिंदु पर वो मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी, आभासी होगी, तो वही बिंदु पर जो है उसका प्रतिबिंब यानी इमेज देखने को मिलेगा। इमेज या प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक है आपका रियल इमेज जिसको हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, एक है आपका वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पर जो एक बात लिखी हुई थी, जिस बिंदु पर मिलती है और या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, तो अगर वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही है, तो वो बनने वाला जो इमेज है वो आपका रियल इमेज है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है। मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास है, काल्पनिक है, देन वो आपका वर्चुअल इमेज आ जाएगा और उसको काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर रियल इमेज को पर्दे पर लाना संभव है, यानी कि सिनेमा हॉल वगैरह में जो इमेज बनी होती है जिसको आप देखते हैं वो रियल इमेज होती है। काल्पनिक इमेज या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हुई प्रकाश की किरण जिस पॉइंट पर सच में यानी कि वास्तव में मिलती हैं उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया था क्या होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा वस्तु के मुकाबले उल्टे बनते हैं, यानी कि उल्टी इमेज यहाँ पर बन रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है यानी कि रियल इमेज है, जो कि आपकी सिनेमा में मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, वो आपका रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। इसको याद करने का अभी एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पर जानते हैं वर्चुअल इमेज यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब या जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जा रहा था। इसे पर्दे पर यानी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वर्चुअल इमेज को यानी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ये सीधा होता है, जबकि रियल इमेज जो था यानी कि वास्तविक इमेज जो था वो आपका उल्टा था। यहाँ पर काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज सीधा होता है। फॉर एग्जाम्पल समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आपका वर्चुअल इमेज आता है, जो कि आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है यानी कि वो आपका वर्चुअल इमेज है जो कि आप देखते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है यानी कि जो रियल इमेज है वो हमेशा उल्टा बनता है, जबकि जो वर्चुअल इमेज है यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब या जिसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जा रहा था
आभासी प्रतिबिंब भी इसको कहा जा रहा था, वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, रियल लोगों के साथ हमेशा उल्टा होता है। जो लोग रियल होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग सही होते हैं, वास्तविक होते हैं, जो वास्तविक बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, उनके साथ हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक या आभासी काल्पनिक लोगों के साथ को सीधा समझ लिया जाता है। रियल लोगों के साथ हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक लोगों को सीधा समझ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक सही लगी होगी, इससे भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिरर यानी कि दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण यहाँ पर होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है आपका समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण किस तरीके का होता है, इस तरीके का दर्पण होता है, उस पर पॉलिश की गई होती है। ठीक है, ये समतल दर्पण होता है, जो कि मिरर आपके घरों में, सैलून वगैरह में भी लगे होते हैं और भी तरीके से। और यहाँ पर गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण अपने आप में दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की पहचान कैसे करनी है आपको, इसको एक ही बार में समझ लेना है, उसके बाद कभी भी आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपने घर में चम्मच लीजिए यानी कि स्पून ले लिया आपने। ठीक है, ये है क्या, स्पून मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गहरा वाला पार्ट है, ये जो गहराई है, ये है आपका कॉनकेव, सॉरी एक मिनट, ये था, ये जो गहरा वाला भाग था ये था आपका कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव यानी कि अवतल। केव से आप केव कैसी होती है, गुफा कैसी होती है, गहरी होती है ना, तो इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कॉनकेव यानी कि ये जो गहरा वाला भाग है, और ये जो उभरा वाला भाग है ना, ये आपका कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है, दो डायग्राम ए और बी बना रखे हैं। यहाँ पर मैंने इस वाले में, पहले वाले में आप देखिए इस तरीके से पॉलिश कर रखी है। कौन से वाले पार्ट पर पॉलिश की है आप लोग ये बताइए। तो हमने कौन से वाले पार्ट पर पॉलिश की हुई है, हमने कॉन्वेक्स वाले पर पॉलिश कर रखी है। कॉन्वेक्स वाले पे यानी कि उत्तल वाले जो पोर्शन है, उत्तल वाली जो साइड है, उस पर पॉलिश कर रखी है। तो परावर्तन कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है प्रकाश किरण यहाँ से आएंगी और उनका परावर्तन यहीं से तो होगा। इसका मतलब ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि परावर्तन जो है अवतल साइड से होगा। इसी तरह इसको समझना है। एक और दर्पण ले लिया जिसमें अंदर की साइड पॉलिश कर रखी है। अब ये जो गहरी वाली साइड थी, ये थी आपकी, ये होती है अवतल साइड, और ये वाली कौन सी होती थी, ये उभरी वाली जो थी वो उत्तल की थी यानी कि कॉन्वेक्स की। हमने पॉलिश कहाँ की है, अंदर की साइड की है, केव वाली साइड में, अंदर की साइड यानी कॉनकेव में की है। तो परावर्तन कहाँ से होगा, परावर्तन यहाँ से होगा, उत्तल साइड से हो गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया आपका। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। दोनों डायग्राम में देखा जाता है कि कौन से पार्ट पर पॉलिश की गई है। पार्ट जो ए डायग्राम है उसमें कॉन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है, कॉन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है। तो परावर्तन जो है कॉनकेव साइड से यानी कि अवतल साइड से होगा, अर्थात वे कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण कहलाएगा। जहाँ से परावर्तन हो रहा है वही दर्पण बन जाएगा। अगर अवतल साइड से परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण है, अगर उत्तल साइड से परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण है। इसके विपरीत क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया था, बी वाला डायग्राम। यदि इसके विपरीत करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में यानी कि प्लेन मिरर में हमेशा जो भी इमेज बनेगी वे हमेशा काल्पनिक होगी। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, काल्पनिक लोगों को क्या समझ लिया जाता है, तो काल्पनिक लोगों को सीधा समझ लिया जाता है, जबकि रियल लोगों के साथ हमेशा उल्टा होता है।
तीसरा पॉइंट है समान आकार का होगा, ठीक है, समान आकार का होगा। चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब को बोलते हैं वस्तु रखा हो। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि मान लिया ये दर्पण है, ये छोटा सा दर्पण है, यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो d दूरी पर है दर्पण से, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ये बन रहा है प्रतिबिंब है, और ये भी d ही दूरी पर बनेगा। यानी कि जितनी दूरी दर्पण से उस ऑब्जेक्ट की होगी तो उतनी ही दूरी दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे इमेज की होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी भी समान होगी। तो यहाँ पर आपको इसको कैसे याद करना है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक से आपको सबसे पहले याद आएगा कि काल्पनिक लोगों को सीधा समझ लिया जाता है, इसीलिए सीधा इमेज बनेगा। अब सीधा भी समझ लिया जाता है, समान आकार का भी इनको समझ लिया गया, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जितने भी बन रहे थे वो सब इसमें आ रहे हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया हो। यहाँ पर आप इसको समझ लेते हैं, यानी कि ये एक समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई जो है 6 फीट है, ठीक है, वो दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज है दर्पण के पीछे ठीक 1 मीटर की ही दूरी पर समान आकार की, यानी 6 फीट का वो व्यक्ति था और 6 फीट की ही उसकी इमेज बनी है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ में बायोलॉजी की क्लास और रिवीजन करते चलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा रहता है। 5वां पॉइंट यहाँ पर है, ये पार्शव उल्टा यानी कि लिटरली इन्वर्टेड रहता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पार्श्व उल्टा लिखा हुआ है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि लेफ्ट पोर्शन राइट में जबकि राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में नज़र आएगा। आप जब मिरर में अपनी तस्वीर देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तस्वीर तो नहीं, अपने आप को देखते हैं मिरर में जा कर के, तो आपने वहाँ पर आपको ऐसा होता होगा, या फिर आप मान लीजिए आप अपनी नोटबुक लेकर के जा रहे हैं जिसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, मान लिया आर लिखा है, जब आर को आप मिरर में देखेंगे तो उसकी इमेज कुछ उल्टी नज़र आएगी आपको, इस तरीके की, आकार वगैरह में सब समान होगी लेकिन कुछ लेटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व उल्टा नज़र आएगा, ई इस तरीके का नज़र आएगा। आप अपना फेस देखेंगे तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में नज़र आएगी और जो राइट है वो लेफ्ट में नज़र आएगी, उसी को यहाँ पर पार्श्व उल्टा बोला गया है, लेटरली इन्वर्टेड बोला गया है। लेफ्ट पोर्शन राइट में एंड जबकि राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट में बनेगा। ये किस में होता है, समतल दर्पण में होता है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, आप लोग उसका आंसर कमेंट में आकर के ज़रूर बताएं और इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप ज़रूर बताएं कि एक व्यक्ति है जो कि प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तब व्यक्ति और इमेज के बीच की दूरी क्या होगी। इमेज दर्पण से यानी कि 2 चीज़ें पूछी गई हैं, व्यक्ति यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी पूछी गई है और इमेज दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अगर आपने ऊपर की चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर आपको कुछ नोट याद करने हैं, इन नोट को नोट कर लेना है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी हाइट h है, ठीक है, मान लिया उसकी हाइट h है, तो उसको अगर अपने आप को ऊपर से नीचे तक यानी कि अपना पूरा प्रतिबिंब उसको देखना है तो उसको अपने घर में एक ऐसा दर्पण इस्तेमाल करना होगा जो उसकी हाइट का आधा हो, उसकी जो लंबाई है वो उसकी हाइट की आधी हो, ठीक है। इनको याद करते चलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फैक्ट्स हैं। अगर किसी दर्पण को थीटा एंगल से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूर्णित हो जाएगी, ठीक है। ये भी पॉइंट था, जो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति है किसी समतल दर्पण की ओर v वेग से आता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब क्या है
यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने बनाया है एक समतल दर्पण। चलिए इसको समझ ही लेते हैं। ये रहा एक समतल दर्पण जिस पर पॉलिश है, समतल दर्पण है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ कोई खड़ा है बंदा, ठीक है, ये थोड़ा सा उदास हो गया। ये यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि दर्पण से अगर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है या व्यक्ति होता है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, ये आगे बढ़ा, ये आ गया यहाँ पर। इसने सोचा कि हम अपने आप को थोड़ा सा आगे आकर के देखेंगे और ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तक ये आगे आ गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक ये आगे आ गया। ये वाला जो डिस्टेंस है पुरानी वाली इसकी जो पोजीशन थी उससे यहाँ नई वाली पोजीशन पर 10 सेंटीमीटर तक आगे आ गया। अब इसकी दर्पण से इसकी दूरी कितनी हो गई, यानी अब ये व्यक्ति 10 सेंटीमीटर जो कि आगे बढ़ गया है। पहले ये 1 मीटर की दूरी पर था दर्पण से, अभी 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका है। तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर वो बढ़ चुका। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में लिखा जाए तो ये वाली जो दूरी है यहाँ से, इस बंदे की यहाँ से ये हो जाएगी आपकी 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी इमेज अब कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बन रही है यहाँ, वो भी कितनी दूरी पर बनेगी, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अगर कहा जाए कि इस व्यक्ति की अपनी इमेज से दूरी क्या है, तो इमेज से दूरी निकालेंगे तो ये वाला 90 और ये वाला 90, यानी कि 90 + 90 ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तो 90 सेंटीमीटर, व्यक्ति की दर्पण से दूरी तो 90 सेंटीमीटर, व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी तो आपकी आ जाएगी 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे। वही चीज़ मैंने जो है ऊपर उस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझाई गई है। यानी कहने का मतलब, वो तो एग्जाम्पल था, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मान लिया कोई व्यक्ति v वेग से आगे बढ़ा, ठीक है, v वेग से आगे बढ़ा तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उसको दुगने वेग से, यानी उसी वेग के दुगने से उसको अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। वहाँ पर कितना था, 90 था, तो 180 हो गया था, जो कि 90 का दुगना होता है। हमने उस चीज़ को भी समझ लिया था। यानी v वेग से दर्पण की ओर आता हुआ व्यक्ति और 2v वेग से प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होना। ये एग्जाम्पल भी है। माना कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह 10 सेंटीमीटर आगे दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होता है, तब उसकी दर्पण से दूरी 90 सेंटीमीटर या मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तब व्यक्ति को उस प्रतिबिंब से इतनी दूरी जो है हो जाएगी, व्यक्ति और उस प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, और दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वही वाला एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीपल इमेज, बहु प्रतिबिंब या बहु प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। मल्टीपल इमेज क्या होता है, तो जब दो दर्पणों को एक कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो वे वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनता है, बहु प्रतिबिंब कहलाता है या बनता है। यानी कि दो दर्पणों को किसी एक एंगल, सपोज वो थीटा है एंगल, उस पर झुका करके रखा जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक दर्पण है PQ और दूसरा दर्पण है PR। उनको थीटा एंगल पर यहाँ पर उनका झुकाव लिया गया है। तो ये आपका एक बहु प्रतिबिंब का उदाहरण है। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहु प्रतिबिंब या मल्टीपल इमेज कहलाएगा। मल्टीपल इमेज में मल्टीपल वर्ड से ही आपको अंदाजा हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा इमेज वहाँ पर बन रही होंगी, एक से ज़्यादा प्रतिबिंब वहाँ पर बन रही होंगी। इसका फॉर्मूला होता है एक N = 360/θ-1, जहाँ पर N जो है नंबर ऑफ इमेजेस है, यानी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे उनकी संख्या को दर्शा रहा है, और थीटा वो झुकाव दर्शा रहा है जिस पर दो दर्पणों को रखा गया है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। माना दो दर्पणों को 90 डिग्री पर झुकाकर रखा गया है। हमने ये मान लिया कि 90 डिग्री पर दो दर्पणों को झुका करके रखा गया है। तब अगर हमसे कोई पूछे कि प्रतिबिंबों की, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी,
तो हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे 360/θ-1 था, यानी कि नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360/θ की वैल्यू 90 दे रखी है एंड -1 यहाँ पर आ जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको कोई भी झुकाव दे दे, कोई भी एंगल दे दे, कोई भी थीटा दे दे, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो किस एंगल पे झुकाया गया है, तो वो भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आती है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मान लिया कि हम 45 है, 60 है, 30 है, इन सबको तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर 0 डिग्री दे रखा हो, मतलब दो दर्पणों को 0 डिग्री झुकाव पर रखा गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब दोनों प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण समांतर होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल होंगे, तब नंबर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, क्योंकि अपॉन में किसी के भी 0 हो, इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर देंगे, हम माइनस कर दें, कुछ भी कर दें, तो वो उस कंडीशन में इन्फिनिटी रहती है, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर दो दर्पणों के बीच थीटा जो है 0 डिग्री यानी कि एंगल 0 डिग्री झुकाव पर उनको लिया है, तो वहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर पेरिस्कोप के बारे में जान लेते हैं, यानी परिदर्शी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस मतलब यंत्र है, जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को भी देख सकता है जो उसके सामने नहीं है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि आपके सामने उपस्थित नहीं है, तो आप उनको पेरिस्कोप के द्वारा या परिदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। यानी आपको दीवार के पार देखना है तो आप पेरिस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, और ये हमें ये बताता है कि परावर्तित किरण पुनः परावर्तित हो सकती है। इसको कहने का मतलब ये है कि एक किरण है जो कि एक बार परावर्तित हो चुकी है, वो उसके बाद फिर से परावर्तित हो सकती है। पेरिस्कोप कैसे काम करता है, तो उसके लिए यहाँ पर मान लिया कोई दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, इस तरीके से इसे बना लेते हैं। ये एक दीवार है और यहाँ ये नीचे है और यहाँ ऊपर अर्थ की जो है सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर क्या है, एक पेड़ है, एक पेड़ है यानी कि एक ट्री है। ठीक है, अब ये जो ट्री है, यहाँ पर नीचे की साइड एक बंदा है जो कि बड़ा परेशान है, क्योंकि वो गड्ढे में फंस गया है। ठीक है, वो गड्ढे में फंस गया है और गड्ढे में से उसे निकलना है, निकल वो सकता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ऊपर जो है खतरा है और वो खतरा है टाइगर का। अब वो क्या करे, उसे कैसे पता चले कि ऊपर से टाइगर जा चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, टाइगर नीचे नहीं आ सकता, वो ऊपर जा नहीं सकता इतनी आसानी से, क्योंकि ऊपर जाएगा तो भी वो मर जाएगा। तो वो क्या करे, वो साइंस का स्टूडेंट था, उसने बना लिया पेरिस्कोप, यानी कि उसने परिदर्शी बना लिया। तो परिदर्शी कैसा होता है, यहाँ पर इस तरीके से ये रहा परिदर्शी। ठीक है, इसमें एक दर्पण यहाँ होता है और एक दर्पण यहाँ होता है। सही है, अब यहाँ पर कैसे काम करेगा, तो यहाँ से आई प्रकाश की किरण, यहाँ से तो आएगी प्रकाश की किरण जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगी, फिर इस वाले दर्पण पर जो ऊपर बात लिखी गई थी कि एक बार परावर्तित होने के बाद एक परावर्तित किरण दोबारा से परावर्तित हो सकती है, तो वो यही बात थी। फिर ये परावर्तित होकर इस व्यक्ति की आँख में जाएगी और ये आसानी से देख लेगा, इसके सामने कुछ भी नहीं था, ये इतनी ऊपर गड्ढे में से नहीं देख सकता था, लेकिन ये आसानी से देख लेगा कि वहाँ पर टाइगर है या नहीं है, और ये बाहर आ जाएगा आना चाहेगा तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी पेरिस्कोप के बारे में, कि एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को भी देख सकता है जो उसके सामने उपस्थित नहीं है, परावर्तित किरण पुनः परावर्तित हो सकती है, ये इसमें बताया गया था। ये एक व्यक्ति था जो कि काफ़ी नीचे था और ये ट्री को देखना चाहता था, हमने वहाँ पर टाइगर बना लिया था, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है,
यह किया जाता है? तो पनडुब्बी में रहकर अर्थ की सरफेस पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। दुश्मन के जहाज का पता लगाया जा सकता है। अब आप लोग पनडुब्बी में काफी नीचे होते हैं, पनडुब्बी में से पेरिस्कोप को डाला, ऊपर तक उसको देखा गया तो दुश्मन का जहाज कहाँ पर है, दुश्मन कहाँ पर है, अर्थ की सरफेस पर क्या चल रहा है, सब पर नजर रखा जा सकता है पेरिस्कोप के द्वारा। पेरिस्कोप परिदर्शी बनाने के लिए कितने दर्पणों का इस्तेमाल किया गया था? तो हमने देखा था वहां पर 2 समतल दर्पण थे, जिनसे एक बार किरण परावर्तित होकर के फिर दूसरे वाले से टकरा करके फिर से परावर्तित हो रही थी। दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री था, अर्थात समानांतर रखा गया था उन दोनों दर्पणों को। वहां पर 0 डिग्री उनका एंगल था, समानांतर थे, वो आपने देखा ही था पिक्चर में। प्लेन मिरर और पेरिस्कोप के ट्यूब के बीच का जो एंगल था वो 45 डिग्री था। यहाँ पर इस याद रखने वाली बात यह है कि अगर दोनों दर्पणों के बीच का कोण पूछे तो 0 डिग्री है, और अगर प्लेन मिरर और पेरिस्कोप का जो ट्यूब था, ऐसे करके जो ट्यूब था उसके बीच का जो एंगल पूछा जाए तो वो आपका 45 डिग्री है। यूजेस ऑफ पेरिस्कोप क्या था? युद्ध के समय बंकर में छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मन की गतिविधियों को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। और कैसे देखा जा सकता है हमने अच्छे से इसको समझ लिया था। तो पेरिस्कोप ही आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आकर के आप ज़रूर मुझे ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बायो एंड केमिस्ट्री की रिवीजन आप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।